नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल एजुकेशन पॉइंट पे। और मेरा नाम है अजय। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका जो सब्जेक्ट कोड है BD BE DSB 101, जिसका आपका एग्ज़ाम है 29 जून 2026 को। ये एग्ज़ाम इग्नू द्वारा आयोजित किया जा रहा है जून 2026 सेशन के लिए। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले बुक का अर्थ समझिए। बुक का अर्थ मेन होता है क्वेश्चन पढ़ने से पहले या बुक पढ़ने से पहले। तो बुक का नाम है मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा से हमें यही समझ आता है कि कुछ मूल्य हमें इस शिक्षा से सिखाए जाते हैं। यह व्यक्तियों में नैतिक, आचरिक और सामाजिक मूल्यों को सिखाने और उनमें इन मूल्यों को बसाने की प्रक्रिया। मूल्य शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर नैतिक, आचरिक और सामाजिक मूल्य सिखाए जाते हैं उनको। नैतिक का अर्थ होता है कि हमारी नैतिकता क्या है दूसरों के प्रति। आचरिक, हमारा आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, दूसरे के प्रति सम्मान कैसा है। और सामाजिक मूल्य मतलब लोगों को सम्मान कितना करते हैं हम, लोगों पे दया भावना कितनी है। ये सब हमें सिखाया जाता है इस बुक के माध्यम से। इसलिए इस बुक का नाम है मूल्य शिक्षा। हमें शिक्षा के माध्यम से नैतिक, आचरिक और सामाजिक मूल्यों को सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसी को मूल्य शिक्षा कहते हैं। तो ये था बुक का अर्थ। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत क्या है। लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत का मतलब होता है कि ऐसे कौन से सिद्धांत है जो किसी देश में हो तभी उसे लोकतांत्रिक देश माना जाए। यदि ये सिद्धांत उस देश में नहीं है तो उस देश को लोकतांत्रिक देश नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है नागरिकों की भागीदारी। नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों, इसमें वोट देना। और मतलब कि सरकार द्वारा नागरिकों को भागीदारी देनी चाहिए वोट देने में, सरकार चुनने में, चुनाव लड़ने में और गलत चीज़ का विरोध करने में और किसी चीज़ के बारे में बहस करने में। जब तक जनता की भागीदारी लोकतंत्र में नहीं होगी तब तक वो देश लोकतांत्रिक नहीं कहाएगा, क्योंकि जनता की भागीदारी से ही देश लोकतांत्रिक कहा जाता है। लोकतांत्रिक को देश कहा जाता है जिसमें वोट देना हो गया, चुनाव लड़ना हो गया। मतलब कि जनता भागीदारी करे चुनाव लड़ने में, वोट देने में, बहस करने में, विरोध करने में, ये सब भागीदारी करे। और दूसरा सिद्धांत कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। मतलब कि चुनाव होना चाहिए वो भी स्वतंत्र, बिना किसी दबाव के, और निष्पक्ष, किसी पक्षपात के चुनाव नहीं होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष होना चाहिए। नियमित, पारदर्शी और बहुदलीय चुनाव नागरिकों को अपने नेता चुनने और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण करने का मौका देता है। जो लोकतंत्र होता है उसमें लोकतंत्र नागरिकों को स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, जो उन्हें नेता पसंद है, जो उनकी विचार कहते हैं कि ये नेता अच्छा है, तो उन नेता को चुनने का उन्हें पूरा स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि आपको इसी नेता को चुनना है। ना ही कोई पक्षपात, ना ही लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। स्वतंत्र होने चाहिए नागरिक अपने नेता या वोट डालने या नेता को चुनने के लिए। ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया। ये प्रिंसिपल होना जरूरी है लोकतांत्रिक देश में। जब तक ये प्रिंसिपल ना होंगे, ये सिद्धांत ना होंगे, जब तक वो देश लोकतांत्रिक नहीं कहाएगा। और तीसरा समानता, सबसे मेन प्रिंसिपल है, ये सबसे मेन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार लोकतांत्रिक समाज का यह पक्का करता है कि सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाए, उन्हें कानून के तहत समान सुरक्षा मिले और समाज में भाग लेने के समान अवसर मिले। मतलब कि सबको समान मानना जाए, ना किसी को बड़ा ना किसी को छोटा। सबके साथ व्यवहार भी समान किया जाए और भेदभाव कतई नहीं किया जाए। और उन्हें कानून के तहत सभी व्यक्ति को समान सुरक्षा मिले। ना ही किसी गरीब को सुरक्षा नहीं मिल रही, किसी अमीर को और सुरक्षा मिल रही है। इसलिए सबको समान सुरक्षा मिले। ये लोकतंत्र का सिद्धांत कहता है कि जब तक
उस देश में समानता नहीं है तब तक वो देश लोकतांत्रिक नहीं कहेगा। तो जब तक उस देश में लोकतंत्र नहीं आएगा, जब तक उस देश में समानता ही नहीं है। और चौथा, जवाबदेही और पारदर्शिता। मतलब कि जो सरकारी अधिकारी है वो मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतलब यह है कि सरकारी अधिकारी इस बात के लिए जवाबदेह होते हैं कि जो सरकार का काम है, नीतियां है, वित्तीय मामले है, पारदर्शी होने चाहिए। मतलब कि सारे क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो नीतियां सरकार बनाती है, वित्तीय मामले है, वो सभी पब्लिक के लिए जांच पड़ताल के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पब्लिक इस बात की जांच करे कि जो नीति बनी है हमारे लिए सही है, हमारे समाज के लिए सही है। और उसकी जांच पड़ताल के लिए भी उन्हें जवाबदेह होते हैं सरकारी अधिकारी। सरकार के काम नीतियां, मतलब ये है कि जो सरकार काम करती है, नीतियां बनाती है, वित्तीय मामले होते हैं, वो पूरी तरह से पारदर्शी होने चाहिए। जो भी मामले हैं सभी पब्लिक को पता होना चाहिए कि नीतियां कब बनी, कैसे बनी, क्या घाटे क्या फायदे हैं, ये सब पब्लिक से नहीं छुपाना चाहिए। और जनता उनकी जांच पड़ताल कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कि जो सरकार नीतियां बना रही है वो उस नीतियों की जनता जांच पड़ताल करे, उसमें कमियां ढूंढे, ये कमी नहीं है तो उनका समर्थन करे, या कमी मिली तो उसके विरोध में हड़ताल करे, अ, उनका विरोध करे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए सरकारी अधिकारी जवाबदेही होती है। जब तक लोकतंत्र में ये नहीं है, जब तक लोगों को स्वतंत्रता नहीं है, तब तक वो देश लोकतांत्रिक नहीं कहेगा। आगे बढ़ते हैं। और पांचवा देखिए, बहुमत के शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार। जहाँ लोकतांत्रिक फैसले आमतौर पर बहुमत के वोट से तय होते, वही यह व्यवस्था अल्पसंख्यक समूहों और अन्य अलग राय रखने वाले के मौलिक और आज़ादी की सख्ती से रक्षा करती है। मतलब यह है कि जो अल्पसंख्यक है, जो जिस देश में उन जातियों की संख्या, उन धर्म की संख्या बहुत कम है, उनकी रक्षा करना, जब तक देश में जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तब तक वो देश लोकतांत्रिक नहीं कहेगा। उस देश में लोकतंत्र नहीं माना जाएगा कि उस देश में लोकतंत्र है। तो ये कहता है कि बहुमत का शासन होना चाहिए। मतलब कि जो वोट है, सरकार हमेशा वोट से तय हो, ना कि किसी के दबाव से तय हो। और जो अल्पसंख्यक है और उनके जो समूह है, उन पर अलग राय रखने वाले मौलिक अधिकार और आज़ादी की सख्ती से रक्षा करती है। मतलब उनके जो भी अधिकार है उनकी रक्षा करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, ही ये प्रिंसिपल कहता है, ये सिद्धांत कहता है। और छठा है कानून का शासन। सरकार और सरकारी अधिकारियों के समेत सभी नागरिक कानून के सामने बराबर है। जो भी हो, सभी नागरिक कानून के सामने एक समान है, ना ही चाहे वो सरकारी अधिकारी हो चाहे एक आम लोग हो, सभी कानून के सामने बराबर है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं, और कानूनों को निष्पक्ष और एक समान तरीके से लागू किया जाना चाहिए। मतलब है कि कानून सब पर लागू हो, ना ही किसी में भेदभाव हो कि वो अमीर है तो उस पर कानून लागू नहीं होगा, ये गरीब है तो उस पर कानून लागू होगा। जब तक उस देश में कानून का शासन निष्पक्ष रूप से लागू नहीं होगा, एक समान तरीके से लागू नहीं होगा, तब तक उस देश में लोकतंत्र नहीं आएगा। ये छठा प्रिंसिपल कहता है लोकतंत्र का। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मीडिया क्या है? मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को समझाइए। मीडिया क्या है और मीडिया के क्या क्या बुरे प्रभाव हैं? तो मीडिया किसे कहते हो समझते हैं। इसका मतलब है संचार के वो माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो, अखबार, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसा प्लेटफॉर्म जो लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंचाता है, उसी को मीडिया कहते हैं। हालांकि यह शिक्षा और दुनिया भर में लोगों को जोड़ने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके कई बुरे असर भी होते हैं। मीडिया का मतलब होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी पहुँचाने की जो प्रक्रिया है, उसी को मीडिया कहते हैं। मीडिया के बुरे असर होते हैं, गलत जानकारी और फेक न्यूज़। मीडिया हर घर में हो चुका है, जिससे कि कोई भी जानकारी तुरंत हर घर में पहुंच जाती है
और फेक न्यूज भी जल्दी प्रभावित हो जाती है। जैसे गलत या पक्षपाती जानकारी, किसी भी पक्ष के या जात के ऊपर गलत टिप्पणी, ये हर घर तक पहुंच जाती है। फेक न्यूज हो जिसे हम कहते हैं, गलत न्यूज फैलाना, ये मीडिया के सबसे बुरे असर है, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही फेक न्यूज जल्दी से पहुंचाया जाता है। ये बुरा असर है मीडिया का, और गलत जानकारी पहुंचाई जाती है हर घर में मीडिया के सहारे। और दूसरा है डिजिटल लत। मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, कई बार लोग डिजिटली मतलब कि इतने आदी हो जाते हैं मोबाइल चलाने के, टीवी देखने के, कि उन्हें लत लग जाती है कि हर समय वो स्क्रीन या टीवी मोबाइल ही देखते रहे। तो स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए बनाए गए एल्गोरिथम की वजह से मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लत का कारण बन सकता है, जिससे में खुलने नींद में खलल पड़ता है और काम करने की क्षमता में कम हो जाती है। मतलब कि जब ज़्यादा हम टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, जिससे कि हमें नींद ना आएगी, हमारी नींद खराब होगी, और जो हमारी काम करने की क्षमता है वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। और तीसरा है बुरा असर बॉडी में से जुड़ी समस्या। कई बार लोग बॉडी से जुड़ी मेडिकली यूट्यूब पर देखते हैं और कई सोशल मीडिया पर देखते हैं, जिससे कि जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है वही फॉलो करते हैं, जिससे उन्हें उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है उस दवाइयों का, जो सोशल मीडिया से देखकर वो लाते हैं, जिससे कि उन्हें उनके जो बॉडी में जो वो भी खराब हो जाती है। जैसे मीडिया अक्सर शारीरिक सुंदरता या फिटनेस के ऐसे मानक दिखाता है जो असलियत से दूर होते हैं। इससे ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब कई लोग देखते हैं कि मैं मोटा हो जाऊं, तो कई सोशल मीडिया पे देखते हैं कैसे हो, तो वो गलत चीज़ अपनाते हैं, जिससे कि उनके जो शारीरिक जो इमेज है, संरचना है, वो खराब हो जाती है। और चौथा है अपना गलत जानकारी या फेक न्यूज़। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मीडिया द्वारा गलत जानकारी बहुत ही जल्दी से पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि मीडिया हर घर में होता है। और लोगों में भ्रम भी पैदा किया जाता है और घबराहट भी पैदा हो सकती है गलत जानकारी और फेक न्यूज़ फैलने से। तो अब पांचवा है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर डेटा ट्रैकिंग और डिजिटल फुटप्रिंट्स की वजह से निजी जानकारियाँ लीक होने लगी। मतलब कि जो हम निजी जानकारियाँ अपने सोशल मीडिया में रखते हैं, वो इन सब चीज़ों से लीक होने लगी, जिससे कि उस जानकारी का गलत उपयोग भी हो सकता है। ये सबसे बड़ा बुरा असर है मीडिया का, अपनी निजी जानकारियाँ को कोई हैक करने, ट्रैक करने, जिससे कि उसका गलत उपयोग हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा में लोकतंत्र से आपका क्या तात्पर्य है। शिक्षा में लोकतंत्र से आपका क्या मतलब है। तो शिक्षा में लोकतंत्र यह एक ऐसा तरीका है जो सीखने के माहौल में सीधे लोकतांत्रिक सिद्धांतों जैसे समानता, आज़ादी और सक्रिय भागीदारी को लागू करता है। मतलब यह है कि शिक्षा में भी लोकतंत्र होना चाहिए, सबको अपना विषय, अपना स्ट्रीम चुनने का आज़ादी होना चाहिए, ना ही किसी पर दबाव डालना चाहिए। और शिक्षा में कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबको समान अधिकार, समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। और उन्हें आज़ादी होनी चाहिए कि वो कैसे पढ़े, कब पढ़े। और सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए उनकी पढ़ाई में, क्लास में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ना कि एक बच्चा बोल रहा है कि कुछ बोल नहीं रहा। तो शिक्षा में लोकतंत्र का यही मतलब है कि बच्चों को शिक्षा में आज़ादी देना, समानता, और ये जो है छात्रों की भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता, ये शिक्षा में लोकतंत्र का पहला वो टाइप है। तो ये देखते हम स्वनिर्देशित शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो स्वयं को निर्देशित करे। छात्रों को यह चुनने की आज़ादी होती है कि वो क्या सीखे, कैसे सीखे, कभी कभी तो यह भी कब सीखे। मतलब कि छात्रों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या सीखे, क्या सीखने की उन्हें इच्छा है, और कहाँ से सीखे, कैसे सीखे, ये सब छात्रों को आज़ादी होनी चाहिए। छात्रों की भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता में ये पहला अपना टाइप हमने देखा।
कि छात्र निर्णय ले सके अपने, हम कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कब पढ़े, कहाँ सीखे, कब सीखे, इस निर्णय लेने की उनके पास आज़ादी होनी चाहिए। और दूसरा है मिलकर नियम बनाना। जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो क्लासरूम के जो नियम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। मतलब कि शिक्षक और छात्र को दोनों को मिलकर क्लासरूम के नियम, प्रोजेक्ट, सीखने के लक्ष्य तो को प्राप्त करना होता है या तय करना होता है कि हमारा क्लास में क्या लक्ष्य है। टीचर और छात्र मिलकर ये तय करते हैं कि क्लास का नियम क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए और सीखने के लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम क्या सीखें। ये सब होना चाहिए शिक्षा में, लोकतंत्र में जो आगे बढ़ते हैं। और ये है अपना सभी के लिए समानता समावेश। मतलब यह है कि सभी को समान मानना चाहिए और सभी को समान अवसर देने चाहिए। यह सिद्धांत पक्का करता है कि सभी सीखने वालों को अवसरों तक समान पहुंच मिले और उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक या लिंग संबंधी बैकग्राउंड की परवाह किए बिना उनके साथ समान सम्मान का व्यवहार किया जाए। मतलब कि बच्चा कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो सामाजिक रूप से कमजोर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, या सांस्कृतिक रूप से उसका लिंग अलग हो, सांस्कृतिक उसकी अलग हो, संस्कृति अलग हो, लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर उनके साथ क्लासरूम में या शिक्षा जहाँ ग्रहण करते हैं वहाँ पर उनके साथ समान सम्मान होना चाहिए। सबका समान व्यवहार होना चाहिए सारे बच्चों का। ना ही किसी को ज़्यादा व्यवहार करना, ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करना, किसी को जाति या लिंग के आधार पर व्यवहार करना नहीं, बल्कि सभी को समान मानना, चाहे उसकी जाति कुछ और हो, आर्थिक रूप से कुछ कमजोर हो, सबको समान मानना। और क्लासरूम में हर आवाज़ को समान महत्व दिया जाता है। क्लासरूम में चाहे कोई भी हो, सबको समान महत्व देना चाहिए, सबकी आवाज़ सुननी चाहिए, सबका जो भी कहना चाहता है वो सब सुनना चाहिए, किसी को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अभी देखते हैं अपना विविधता का सम्मान। जो क्लासरूम होता है उसमें जो सीखने का माहौल होता है, हमें इस तरह बनाना चाहिए कि जिसमें कई संस्कृतियाँ, विचार, दृष्टिकोण का सम्मान हो। एक क्लास में कई दृष्टिकोण के बच्चे, विचार और विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण के बच्चे भी पढ़ते हैं, उन सभी का सम्मान हो, ऐसा हमें क्लास में सीखने का वातावरण बनाना चाहिए। इसका मकसद एक स्वस्थ अनेकतावादी समाज का छोटा रूप तैयार करना। मतलब कि शिक्षा में विविधता का भी सम्मान होना चाहिए, संस्कृति, विचार, दृष्टिकोण का सम्मान होना चाहिए। चाहे किसी की संस्कृति अलग हो, विचार अलग हो, लेकिन सबको एक बनाना चाहिए, एकता सब में लानी चाहिए। अनेकतावाद मतलब कि सबको एक करना, उनमें एक ही एकता लाना ही अनेकतावाद होता है। समाज बनाना अनेकतावाद, अनेक विचार, संस्कृति, लेकिन उन्हें एक करना, इसी को अनेकतावादी समाज कहते हैं, जहाँ अंतरों का जश्न मनाया जाता है। मतलब यह है कि जहाँ संस्कृति अलग हो, विचार अलग हो, तब भी उनमें जश्न मनाया जाता है, ना कि कोई भेदभाव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और अपना चौथा क्वेश्चन है, मूल्य आधारित शिक्षा में माता पिता समुदाय की भूमिका समझाइए। जो मूल्य आधारित हमने पढ़ा था, मतलब कि जिसमें हमें आचरण सिखाया जाता है, सामाजिक मूल्य सिखाए जाते हैं, नैतिकता सिखाई जाती है, कि दया भावना सिखाई जाती है, करुणा सिखाई जाती है, दूसरों के प्रति दया भावना होनी चाहिए, सब हमें सिखाया जाता है। इसमें माता पिता और समुदाय की क्या भूमिका है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें। और बाकी सभी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इस एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो देखते हैं, मूल्य आधारित शिक्षा में माता पिता की क्या भूमिका है। पहला है रोल मॉडलिंग। इसके अनुसार बच्चे सबसे ज़्यादा देखकर नकल करके सीखते हैं। जब माता पिता हाँ अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सहानुभूति, ईमानदारी और सम्मान दिखाते हैं, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से इन व्यवहार को अपना लेते हैं। मतलब कि बच्चे जो है नकल करके सीखते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा जिंदगी है, मतलब कि रोज डेली लाइफ है, उनमें
जो माता पिता है वो सहानुभूति, ईमानदारी और सम्मान दिखाते हैं, सम्मान सिखाते हैं या दिखाते हैं कि उनके माता पे सहानुभूति है, उनमें सहानुभूति है, ईमानदारी है और सम्मान है हर सबके प्रति। तो बच्चे ये सब देखकर इन व्यवहारों से स्वयं ही सीख लेते हैं, इन व्यवहारों को, सहानुभूति, ईमानदारी, ये स्वयं में सीख लेते हैं। तो दूसरा है अपना भावनात्मक सुरक्षा देना। घर का सहयोगी और प्यार भरा माहौल बच्चे के आत्मविश्वास और भावनात्मक समझ को बढ़ाता है। जो घर में माहौल होना चाहिए वो प्यार भरा होना चाहिए, ना ही कोई डरा माहौल होना चाहिए। यदि घर का माहौल प्यार भरा होगा तो बच्चे में आत्मविश्वास और भावनात्मक समझ अपने आप बढ़ जाती है। यदि ऐसा माहौल नहीं होगा तो ये बढ़ेगा नहीं, और इससे वो सकारात्मक मूल्य सीखने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं। जब तक घर में प्यार भरा माहौल नहीं होगा तो बच्चे आत्मवासी, आत्मविश्वास और भावनात्मक समझ को नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए घर में ये माहौल, प्यार भरा माहौल होना चाहिए, और जिससे कि बच्चे सकारात्मक मूल्य को सीखने की ज़्यादा उत्साहित होते, तैयार होते हैं। और तीसरा अपना सीधे तौर पर सिखाना और मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चों को सीधे तौर पर सिखाते हैं गलत क्या है, गलत और सही के बीच में अंतर करना सिखाते हैं, और उन्हें कहानी सुनाते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी, दया, ये सब की कहानी क्या होती है, कैसे लोग दया करते हैं दूसरों पर, जिससे कि बच्चों में आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों की जानकारी मिलती है उन्हें, और उनमें नैतिक ये सब का विकास होता है। और खुलकर बातचीत करते हैं, रोजमर्रा की बातचीत के जरिए वो सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों की जानकारी देते हैं। जो माता पिता होते हैं वो खुलकर अपने बच्चों को रोजमर्रा जिंदगी की जो सांस्कृतिक विरासत है, आध्यात्मिक मान्यता है और नैतिक मूल्यों की उन्हें गाइडेंस करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं उनका सीधा, कि क्या सांस्कृतिक विरासत है हमारी, क्या हमारे आध्यात्मिक मान्यता है, क्या धर्म है, क्या सत्य है, क्या दया भावना है, क्या करुणा है, ये सब उन्हें डायरेक्ट सिखाते हैं। ये जो मूल्य आधारित शिक्षा में माता पिता का ये सबसे अहम भूमिका है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं समुदाय की क्या भूमिका है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा सिखाने में। पहला है सांस्कृतिक हस्तांतरण। समुदाय में अक्सर कार्यक्रम हुआ करते हैं, समाज या समुदाय में अक्सर कार्यक्रम हुआ करते हैं जिसमें त्यौहार, परंपराएं बच्चों को अपनापन, विविधता, सांस्कृतिक विरासत तथा आपसी सद्भाव के प्रति सम्मान की भावना सिखाते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन होता है जिसमें कि सबको एकता की भावना सिखाई जाती है कि सब एक है, किसी में भी भेदभाव नहीं है, सब एक है, विविधता में भी एकता है। समुदाय द्वारा ये सांस्कृतिक हस्तांतरण की भूमिका यही है कि त्योहारों, परंपराओं या सामुदायिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में अपनापन, विविधता में एकता, सांस्कृतिक विरासत, सद्भाव के प्रति सम्मान की भावना सिखाई जाती है कि हमें जो अपनी विरासत है संस्कृति की वो क्या है, और सद्भाव के प्रति सम्मान और अपनापन, सबको अपना मानना, किसी में भेदभाव नहीं करना, विविधता में सबको समान मानना, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, गलत व्यवहार नहीं करना, और जाति के आधार पर व्यवहार नहीं करना, ये समुदाय सिखाता है। और दूसरा समाजीकरण और साथियों के साथ बातचीत। पड़ोसियों, साथियों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करने से बच्चों में सहनशीलता, सहयोग और आपसी मतभेदों को सुलझाने जैसे सामाजिक गुण विकसित होते हैं। जो समुदाय है अक्सर जो पड़ोसी होते हैं, साथियों होते हैं, जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, वो बच्चों से बातचीत करते हैं, बच्चों, जिससे कि बच्चों में सहनशीलता, मतलब कि हर बात को सहन करना, ना ही आक्रमण, मतलब कि क्या झगड़ा न मत करना, सहनशील होना बच्चों का, और सहयोग, दूसरों को सहयोग करना, और जो मतभेद है, आपसी जाति मतभेद है, उन्हें सुलझाना, जैसे सामाजिक गुण बच्चों में विकसित किए जाते सामुदायिक रूप से। और तीसरा है अपना नागरिक जिम्मेदारी। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थानीय नेता और नागरिक समूह नागरिक कर्तव्य के व्यवहारिक उदाहरण पेश करते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कि जो नागरिक है, देश के स्थानीय नेता है या नागरिक है या समूह नागरिक है,
व्यवहारिक उदाहरण पेश करते हैं बच्चों के सामने। कम्युनिटी सर्विस, स्थानीय पहलों में सक्रिय भागीदारी से बच्चों को जिम्मेदार और नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका का एहसास होता है। मतलब जो बच्चे हैं जो कम्युनिटी सर्विस करते हैं, समाज सेवा करते हैं और स्थानीय पहलों में सक्रिय भागीदारी करते हैं, जिससे कि बच्चों में नागरिक के तौर पर उन्हें लगता है कि हमने कुछ भूमिका निभाई है समाज के लिए। बच्चों को जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका का एहसास कराते हैं, नागरिक जिम्मेदारी इसके अंदर आता है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से आपका क्या मतलब है? ये डिसऑर्डर मुख्यतः रूप से हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ी होती है, व्यक्तित्व से जुड़ी होती है। और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के प्रकार के बारे में बताएं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसका मतलब पूछा कि डिसऑर्डर क्या है, आप क्या समझते हैं और इसके टाइप कौन कौन से, प्रकार कौन कौन से। तो पहला हम समझते हैं व्यक्तिगत विकार क्या है। व्यक्तित्व विकार क्या है? यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सोचने, काम करने, व्यवहार करने के कठोर अस्वस्थ तरीके शामिल होते हैं। ऐसा विकार जिसके अंदर ऐसी मानसिक स्वास्थ्य जिसमें सोचने, काम करने, व्यवहार करने के कठोर और अस्वस्थ तरीके शामिल हो। मतलब कि गलत विचार सोचना, काम व्यवहार अच्छा नहीं करना, काम नहीं करना, व्यवहार गलत व्यवहार करना, दूसरों के साथ कठोर व्यवहार करना और अस्वस्थ रहना। स्वस्थ नहीं रहते, ऐसे जिन्हें विकार होता है वो हमेशा अपने आप को अस्वस्थ ही मानते हैं। जिनमें ये सिम्टम्स या ये लक्षण होते हैं वो भी उसी विकार को व्यक्तित्व विकार कहते हैं। ये विकार व्यक्तित्व से जुड़ा होता है, व्यवहार से जुड़ा होता है ये विकार। तो हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला क्लस्टर है अजीब या सनकी व्यवहार। इस प्रकार के अंतर्गत ऐसे जो डिसऑर्डर होते हैं जिन्हें वो सनकी व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार बहुत ही अजीब होता है और बहुत ही खराब होता है, एकदम गुस्से में व्यवहार करते हैं। तो इसमें भी टाइप अपना पहला है पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानोइड या व्यक्तित्व विकार, इसमें दूसरों पर गहरा बिना वजह का अविश्वास और शक होता है। अक्सर ऐसे लोग सोचते हैं कि दूसरे उन्हें नुकसान पहुंचाना, धोखा देना चाहते हैं। जिन्हें ये विकार होता है, ये डिसऑर्डर होता है, वो अक्सर ये सोचते हैं कि ये अक्सर दूसरों पर अविश्वास करते हैं, जिन्हें दूसरों पर विश्वास नहीं है, शक होता है। और इसमें दूसरों पर गहरा, और इसमें अक्सर ऐसे लोग सोचते हैं कि दूसरे उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है, ये विकार होता है, वो अक्सर सोचते हैं कि दूसरे ना जो दूसरा व्यक्ति है वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मुझे धोखा देगा। ये इसके सिम्टम्स है, या फिर ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं इसमें नुकसान पहुंचाना और धोखा देना जिन्हें डिसऑर्डर हुआ उन्हें लगता है। तो हम दूसरा देखते हैं सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंतर्गत, विकार के अंतर्गत, इस स्थिति वाले लोग भावनात्मक रूप से अलग थलग होते हैं। मतलब ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें डिसऑर्डर होता है, विकार होता है, वो भावनात्मक रूप से अलग होते हैं। और ये डिसऑर्डर वाले लोगों को अकेले रहना पसंद है और उनके जो करीबी रिश्ते बनाने की इच्छा उनमें नहीं होती, क्षमता नहीं होती कि वो रिश्ते बनाए, करीबी रिश्ते बनाए। ऐसे डिसऑर्डर जिन्हें होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं और रिश्ता बनाने की उन्हें कोई इच्छा नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा टाइप के बारे में बात करते हैं। क्लस्टर 2 नाटकीय भावनात्मक अनिश्चित व्यवहार। ऐसे जो होते हैं वो नाटक करते हैं, भावनात्मक रूप से होते हैं, अनिश्चित व्यवहार करते हैं। ये पता नहीं था कि वो कब क्या व्यवहार करेंगे। तो इसमें टाइप अपना एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंतर्गत इसे अक्सर सोशियोपैथी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति लगातार दूसरे के अधिकारों, भावनाओं और सुरक्षा की परवाह नहीं करता और अक्सर दूसरों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने या नियम तोड़ने का काम करता है। ये डिसऑर्डर कहता है कि ये जिन्हें भी डिसऑर्डर होता है, इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो लगातार दूसरे के अधिकारों, भावनाओं और सुरक्षा की परवाह नहीं करते। मगर मतलब कि दूसरा सुरक्षित है कि नहीं,
ये अक्सर दूसरों पर हमला भी करते हैं, दूसरों की सुरक्षा की परवाह नहीं करते कि उन्हें क्या हो, उनके जो अधिकार उन्हें क्या हो, अब भावना उनकी कैसी हो उनकी कोई परवाह नहीं करते ये। और वो भावनात्मक रूप से उनकी कोई परवाह नहीं करते, और अक्सर दूसरों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने और नियम तोड़ने का काम करते हैं। मतलब कि जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो दूसरे लोगों को अब वो जैसे चाहते हैं वो वैसे ही चलाते हैं, वैसे ही उन्हें काम करना पड़ता है। जो जिन्हें ये डिसऑर्डर हो रखा है वो जैसा कहते हैं वो अपनी मर्जी से दूसरा काम करता है और नियम तोड़ने का काम करता है। जैसे मान लो ट्रैफिक है, रेड लाइट है, तो यदि जिसे ये डिसऑर्डर हो रखा है और उसका एक दोस्त है, तो डिसऑर्डर जिसे हो रखा है वो अपने दोस्त को बोलेगा ट्रैफिक तोड़ने के नियम तोड़ने के लिए। ये ऐसे डिसऑर्डर वाले लोग नियम तोड़ने का भी काम करते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार दूसरों से नियम भी तोड़वाते हैं। और दूसरा अपना बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बीपीडी जिसे हम कहते हैं, इसकी जो पहचान होती है वो अस्थिर मूड, इसका मूड कभी स्थिर नहीं रहता, कब क्या सोचे, कब कैसा व्यवहार करे, कब हंसे कब रोए। और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले अशांत रिश्तों, अकेले छूट जाने या छोड़ दिए जाने के गहरे डर और बिना सोचे समझे अचानक काम कर बैठने और की गंभीर प्रवृत्ति से होता है। मतलब यह है कि अकेले ये जो होते हैं वो अशांत होते हैं, जिन्हें डिसऑर्डर होता है वो अशांत होते हैं, रिश्तों में अशांत होते हैं, उन्हें शांति नहीं होती रिश्तों से। अकेले छूट जाने का उन्हें डर रहता है कि मैं अकेले ना हो जाऊँ कहीं, और कोई उन्हें छोड़ ना दे। उन्हें ऐसा भी डर रहता है कि कोई रिश्तेदार उनसे रिश्ता तोड़ ना दे, और ऐसा इन्हें बहुत ही गहरा डर रहता है। और वो बिना सोचे समझे अचानक काम कर बैठने की गंभीर प्रवृत्ति से होती है। मतलब कि ये डिसऑर्डर तब होता है जब लोग अचानक बिना सोचे समझे अचानक काम कर बैठने की गंभीर प्रवृत्ति से होती है। अचानक काम किया, बिना सोचे समझे बैठ गया, बिना सोचे समझे अचानक काम कर बैठने, मतलब उसने सोचा नहीं कि बैठना है, काम किया बैठ गया, उसके कारण ये डिसऑर्डर होता है। तो मैंने ये वीडियो आपके BEDSB 101, BEDSB 183 जो आपका सब्जेक्ट कोड है उसके लिए बनाया है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट करें और लाइक करें। और जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।